वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई एम अंजलि बैंकिंग एस्पिरेंट। सो आज का मेरा ये वीडियो आरबीआई ग्रेड बी के लिए रहने वाला है। जो लोग भी आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं या जिन्होंने कर भी दी है बट उनको आइडिया नहीं है, बिल्कुल न्यू है और उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये उनके लिए वीडियो रहने वाला है। और इसमें मैं फ़ेज़ 2 के बारे में बोल रही हूँ। आपको फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 1 के साथ ही करना होगा। फ़ेज़ 1 आपका जो भी आपके बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप करोगे उससे कवर हो जाएगा। सिर्फ जीके बचेगा जिसकी स्ट्रैटेजी मैं फ़र्दर शेयर कर दूँगी। बट फ़ेज़ 2 के लिए जो भी टॉपिक्स हैं इम्पॉर्टेंट है, मैंने ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं। अब मैं वन बाय वन डिस्कस कर लेती हूँ कि किस तरीके से आपको टॉपिक को अप्रोच करना है और किस तरीके से टॉपिक आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। बिफोर एक्सप्लेनिंग एनी फर्दर, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आरबीआई ग्रेड बी की जॉब है क्या। जैसे बहुत सारे बैंकिंग एस्पिरेंट्स जिनको आरबीआई ग्रेड बी के बारे में आइडिया नहीं है, तो आरबीआई ग्रेड बी में आप डायरेक्ट आरबीआई में एंटर करते हो और आरबीआई आपको अपॉर्चुनिटी देता है। बाकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देता है कि सिर्फ आप ग्रेजुएशन बेसिस पे कर लो और वो भी कोई टेक्निकल डिग्री नहीं हो तो भी, बट आरबीआई आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है। इसमें क्या होता है, 2 फेज़ होते हैं, देन इंटरव्यू होता है। फर्स्ट फेज़ में आपका इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके रहती है। वहाँ पे इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग जो है आपका, उसका लेवल बाकी एग्ज़ाम्स के मेंस के जैसा होता है। और जीके रहती है, उसका हर साल वेरी करता रहता है। और जो सेकंड फेज़ होता है उसमें 3 पेपर होते हैं। एक ईएसआई का होता है, दूसरा फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एंड तीसरा पेपर होता है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। देन आफ्टर आपका इंटरव्यू होता है। वैकेंसीज़ काफ़ी कम होती हैं इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, बट काफ़ी अच्छी जॉब है। मतलब ये वन ऑफ द सिक्योर्ड जॉब आप कह सकते हो। और इसका कंपटीशन बढ़ जाता है क्योंकि इसमें पार्टिसिपेशन जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं उनका हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें बहुत सारा कंपटीशन हो जाता है। यहाँ पे मैंने टॉपिक नोट डाउन कर दिए हैं। अभी मैं बता दूंगी कि कौन सा टॉपिक किस कैटेगरी का होगा। लाइक ईएसआई है, देन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। अगर आप बिल्कुल न्यू हो, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आरबीआई ग्रेड बी फ़ेज़ 2 के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। आपको सबसे पहले इंडियन इकॉनमी कवर करनी होगी, जिससे आपको थोड़ा बहुत इकॉनमी का आइडिया लग जाए। और इंडियन इकॉनमी का मतलब ये नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर होगा। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा तो 11th या 12th की एनसीईआरटी है, इंडियन इकॉनमी किताब का नाम ही है शायद से, तो उसमें पूरा जो भी इंडियन इकॉनमी में चीज़ें कवर अप होती हैं वो सारी चीज़ें उसमें हो जाएंगी। बेसिकली इसमें आपको यही पढ़ना होता है कि इंडियन इकॉनमी कैसे वर्क करती है, किस तरीके से, कहाँ से पैसे आते हैं, कहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इंडिया की ग्रोथ को, ये सारी चीज़ें। तो जो आपको टॉपिक्स कवर करने हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखें तो एक पॉइंट पहले इंडियन इकॉनमी है, देन ग्लोबलाइजेशन है, देन सोशल स्ट्रक्चर है एंड देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। इंडियन इकॉनमी, आपको पूरा इंडियन इकॉनमी के जो भी पॉइंट वाइज काफ़ी अच्छे से सिलेबस में एक्सप्लेन्ड है, हर पॉइंट को कवर करना है। देन ग्लोबलाइजेशन में आपको यही पढ़ना होगा कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट करता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, और जो भी टर्म्स है, लाइक अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो कैसे हो रहा है, फॉरेन मार्केट कैसे, एफडीआई, ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन में कवर होंगी। फिर अगर सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो सोशल स्ट्रक्चर, सोशल नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो भी सोसाइटी से रिलेटेड इश्यूज होंगे जो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डालते होंगे या जिसकी वजह से इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता होगा। जैसे कि टॉपिक्स हैं, पॉपुलेशन है, अर्बनाइजेशन है, जेंडर इशू है, हेल्थ एंड एजुकेशन है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। लाइक क्लाइमेट चेंज वगैरह भी है, बट वो नीचे मैंने लिख दिया है क्लाइमेट चेंज। ये कुछ टॉपिक होंगे सोशल स्ट्रक्चर में जो इंडिविजुअली पढ़ना होगा। इनइक्वालिटी होगा आपका जो जेंडर इशू में कवर हो जाएगा। देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया, इन्वायरमेंटल इशू, मेजर ऑफ ग्रोथ, फिर नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, और जो भी मेजर्स वगैरह होते हैं वो सारी इंस्ट्रूमेंट मेजर्स, ये सारी चीज़ें। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो यहाँ तक का जो सिलेबस है ये हमारा ईएसआई का सिलेबस है।
और इसमें ये 4 कैटेगरीज़ हैं जिनमें सब कैटेगराइजेशन है, सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है। यहाँ पे मैंने ऐसे ब्रीफ में लिखा है ताकि आपको मैं आसानी से समझा पाऊँ। अगर जो प्राइमरी मोटो है ईएसआई सब्जेक्ट का समझना है तो उसका प्राइमरी मोटिव यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंडियन इकोनॉमी में रोल प्ले करती है, किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी में उसका इम्पैक्ट पड़ता है और कैसे हमको उसको रिजॉल्व करना है। अगर मैं आगे बात कर लूँ तो दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजमेंट के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या टॉपिक्स मैंने नोट किए हैं, लाइक मोटिवेशन, लीडरशिप, इमोशनल इंटेलिजेंस, रिलेशनशिप, ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। ये 5-6 टॉपिक्स हैं जिनमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा ग्राफ दिया हुआ है, उनके कुछ थॉट प्रोसेस हैं। वो सारी चीज़ें आपको टॉपिक बाय टॉपिक कवर करनी होगी और ये आप आसानी से अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा फॉर आरबीआई ग्रेड बी। देन फाइनेंस में 2 टॉपिक कवर होते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट। अगर आप फाइनेंशियल सिस्टम और फाइनेंशियल मार्केट को ध्यान से देखते हैं तो फाइनेंशियल सिस्टम में आपके सारे आरबीआई, सिडबी, नाबार्ड, ये सब इनका सबका वर्किंग कैसे क्या होता है वो सारी चीज़ें करनी होगी। एंड फाइनेंशियल मार्केट में प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट करनी होगी। अगर हम कंक्लूड करें तो ये जो हमारा फाइनेंस वाला है सिलेबस, ये ऑलरेडी हमारा इंडियन इकोनॉमी में कवर हो जाता है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी अगर आप होलसम में देखते हैं तो फाइनेंशियल सिस्टम इंडियन इकोनॉमी में कंक्लूडेड है। बट यहाँ पे क्या है, फाइनेंस अलग से ही नाम है, तो यहाँ पे फाइनेंशियली अप्रोच ज़्यादा होगी। जैसे वहाँ पे अगर आप देखेंगे थ्योरेटिकल अप्रोच होगी, यहाँ पे आप देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच होगी। ये सब तो वो टॉपिक्स हो गए जो सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है, जो आपको कवर करने हैं। और अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हो। मैंने एनसीईआरटी स्टार्ट किया था, बट एनसीईआरटी से मुझे उतना कुछ समझ नहीं आया था। देन मैंने नितिन सिंघानिया सर की बुक ली थी, उससे मैंने किया, तो मुझे काफ़ी अच्छा एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गया। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप बुक नहीं अफोर्ड कर सकते हो या फिर आपको ये डाउट है कि बुक पे इन्वेस्ट कर दिया फिर समझ नहीं आई, तो उसका अल्टरनेटिव भी है। अगर आप सर्च करोगे नितिन सिंघानिया सर के नाम से कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर या फिर डायरेक्ट ही आप नितिन सिंघानिया सर का सर्च करोगे तो अनअकैडमी पे पूरा का पूरा चैप्टर वाइज दिया हुआ है और वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन्ड है लाइन बाय लाइन। वो आपको समझने के लिए आसान होगा अगर आपको किताब नहीं खरीदनी है तो। अपार्ट फ्रॉम दैट ये टॉपिक्स मैंने सिर्फ ऐसे ब्रीफ करके लिखे हुए ताकि आप जब इसको कवर करो तो आपको आसानी हो कवर करने में। अदरवाइज़ आप सिलेबस का एक प्रिंट आउट ले सकते हो और हर दिन अपना टारगेट बना के उसको मेंशन करते जाओ कि आपने कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब ये तो हो गया कि थ्योरेटिकली हमको कैसे करना है। आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर लेना है और प्रीवियस ईयर पेपर को पहले आप गो थ्रू कर लो, 2-3 साल के पेपर, और फिर देखो उसमें किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना वो डायरेक्ट ही होंगे। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का तो ऑलमोस्ट पूरा ही डायरेक्ट होता है। ईएसआई के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे करंट से रिलेट करके दिए रहते हैं, तो वो भी अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आसानी से आप अप्रोच कर लोगे। एटलीस्ट ऐसा नहीं होगा कि आप ब्लैंक होगे, उसमें आपको कुछ आइडिया नहीं होगा। अगर वो कोई स्कीम है पर्टिकुलर और आपको उसके बारे में आइडिया नहीं है तब तो मुश्किल होगा। अदर देन दैट अगर है तो आप आसानी से उसमें कुछ भी लिख लोगे, क्योंकि इतना सारा कंटेंट जब आप पढ़ लोगे तो आपके पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सबसे पहले मैं अपना सोर्स बता दूं कि मैं किस तरीके से इसको कवर करूंगी। लास्ट टाइम जब मैंने प्रिपेयर किया था तो मेरे पास मैनेजमेंट के सारे नोट्स पड़े हुए हैं, एंड देन फाइनेंस और ईएसआई मेरा नितिन सिंघानिया सर की किताब से हो जाएगा ऑलमोस्ट। कुछ चीज़ें लास्ट ईयर ऐड ऑन हुई थी जो मुझे एनसीईआरटी में मिल जाएगी। फॉर थ्योरी पोर्शन मेरा यही रहने वाला है। और अभी मैं ये सोच रही हूँ कि अब कोई और एग्ज़ाम अभी इधर दिख नहीं रहा है मुझे, तो मैं थोड़ा थोड़ा 1 घंटे कोशिश करूँ कि मिनिमम 1 घंटे मैं रीडिंग के लिए दूँ और उससे मैं धीरे धीरे करके अपने टॉपिक्स को वापस से रिवाइज़ कर लूँ। और टाइपिंग तो ऑल करनी ही है, तो मैं उसको पढ़ने के बाद उसको टाइप करके प्रैक्टिस भी करती जाऊँ ताकि धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होती रहें।
सेकेंडली बहुत लोगों को ये डाउट है कि एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं। तो एग्ज़ाम कभी भी हो उस पे आपको बॉदर नहीं करना है। एग्ज़ाम चाहे इलेक्शंस के पहले हो या बाद में हो, बाद में होता है तो हमारे लिए ही प्लस पॉइंट होगा, पहले होता है तो अगर हम अभी यही सोचने में टाइम वेस्ट करेंगे तो हमारे लिए फिर हैक्टिक हो जाएगा। सो अगर आप अप्रोच कर रहे हैं और आपको एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको ये है कि हाँ आप एग्ज़ाम को तैयारी के साथ अप्रोच करो, तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। टॉपिक्स मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, आप इसको फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको सिलेबस की हेल्प लेनी है तो आप सिलेबस प्रिंट आउट लेकर उससे भी कर सकते हो। और सोर्सेज ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बताए हैं उनसे ही करो, आप कोई भी पर्टिकुलर सोर्स ले सकते हो। अगर मैं इंडिविजुअली अपनी बात करूँ तो मैंने कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है इसकी प्रिपरेशन के लिए। तो मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि किसी टीचर का बताया हुआ प्लान है उसी के अकॉर्डिंग मुझे प्रोसीड करना है, मुझे अपने अकॉर्डिंग ही प्रोसीड करना होगा। सो जो मेरा सेंसेस मुझे अलाउ करता है उसके अकॉर्डिंग मुझे यही लगता है कि मुझे थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि मुझे कुछ ऐसा बॉदर ना हो अगर एग्ज़ाम इलेक्शंस के पहले भी हो जाए तो। दूसरी चीज़ अब मैं यहाँ पे ये बता